जय हिंद दोस्तों। देखिए स्टूडेंट्स, जो 16/7/2023 को जो हमारा 4th मॉक टेस्ट हुआ है उसके सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। उम्मीद है आप सभी को जो इसके वीडियो के जो आंसर है, रिस्पॉन्स है, सब आपको मिल गए होंगे और आप सब ने आपकी रैंक कैलकुलेट कर दी होगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो आपका मॉक टेस्ट बनाया जा रहा है बहुत ध्यान से बनाया जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग की तरह बनाया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक मॉक टेस्ट डिज़ाइन करने के अंदर। तो आपको क्या करना है, पूरा मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये शेयर करना है ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। ओके, चलिए चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो ये 16 तारीख को जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था 4th संडे को, और इस चैनल का नाम क्या है आपके कंप्यूटर फॉर क्वांट। तो ये आपका अपना चैनल है ना। कोई भी इशू हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो बिल्कुल किसी भी समय। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से संपर्क करते हैं, आप उनको पता ही है कि मैं बिल्कुल उनका रेस्पॉन्स देते हैं, वो रिप्लाई देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो चावंड जीके हम फटाफट खत्म कर देते हैं। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये किसने बोला था? आपके शेरशाह सूरी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? कुषाण काल, गुप्त काल, हरे काल, मौर्य काल। तो कौन सा काल हो जाएगा आपका? गुप्त काल। तो देखिए जो क्वेश्चन बिल्कुल डिज़ाइन किए गए, हिस्ट्री से लिए गए, आर्ट एंड कल्चर से लिए गए, ज्योग्राफी से लिए गए, फिर आपकी करंट जो आईटी के क्वेश्चन है वहाँ से लिए गए। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग से मेरा पूरा का पूरा फोकस आपके आईए के मॉक टेस्ट पेपर के ऊपर है। तो आपको भी मेरी हेल्प करनी है, ओके ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये आपको शेयर करना है। 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और अलवर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए थे। बसंत पंचमी कब मनाई जाती? तो मैंने बोला था अब आपके जो विक्रम संवत के जो महीने हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। हर एक जीके के अंदर एक क्वेश्चन आपको इसे देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? माघ शुक्ल 5। पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो ये है आपका बागड़। किस में प्रचलित है? बागड़ के अंदर। देखिए अगर मेरे से कोई मिस्टेक रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हो। मैं भी इंसान हूँ, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट कीजिए। मेरे जो नंबर है मैंने दे रखे हैं, आप मेरे को मैसेज कीजिए। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बीकानेर। फिर देखिए, राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बुधी अष्टमी को कहाँ लगता है? केसरिया नाथ जी का मेला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेवाड़ में दुलेव गांव में। कहाँ पे? मेवाड़ में दुलेव गांव में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आकाश, सूर्य, चंद्रमा, अग्निकुंड। कहाँ से हुई? अग्निकुंड। निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? क्या आंसर इसका? जैसलमेर। निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से चंबल नदी राजस्थान की किस जिले में से नहीं गुजरती? धौलपुर, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो क्या हो जाएगा आपका? झालावाड़। तो देखिए जीके है ये नॉर्मल। निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है? दक्षिण पूर्वी पठार, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, पूर्वी मैदान और अरावली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, इस साइड में। फिर देखिए यहाँ पे हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इस बार देखिए मैंने जो पेपर पेटे बनाए आपको मिक्स करके दिए हैं। रीजनिंग का ही बीच में डाली है, अलग अलग जगह डाली है, और एमएस ऑफिस के क्वेश्चन है अलग अलग जगह डाले। तो मैं क्या, जो आपका धीरे धीरे जो समय आ रहा है जैसे एग्जाम पास में आया, तो पेपर में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्चुअल घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम टाइम के ऊपर अगर पेपर घूम के आ जाए तो भी आपको कोई समस्या नहीं आए। ओके, दिए गए शब्दों को यदि शब्दकोश के आधार पर सजाया जाए तो कौन सा क्रम सही होगा? तो आपको डिक्शनरी के आधार पर पूछा गया है, और डिक्शनरी के अंदर जो आपके वर्डिंग्स रहती है वो A to Z आधार पर सजाई रहती है। तो देखिए सबसे पहले R, तो R सभी के अंदर कॉमन है, हटा दीजिए। फिर देखिए U आता है, O आता है, E आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? E आता है, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ से E गया, E गया। अब बताइए J पहले आता है, V पहले आता है? ऑब्वियस सी बात है J पहले आता है। तो सबसे क्रम कौन सा हो गया? सबसे पहले 3 का। उसके बाद क्या आएगा आपके? 4th, ये वाला। अब ये दोनों हो गए। अब इन दोनों के बताइए U पहले आता है, O पहले आता है? तो ऑब्वियस सी बात है O पहले आता है। तो ये क्या हो गया आपके पास? 2
और इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 4 2 1 16 के अंदर। देखिए, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हो तो उसके अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन किया जा रहा है ना, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे द्वारा डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है ना, बाकी आप मॉक टेस्ट पेपर देखोगे तो किसी के अंदर सी बहुत ज़्यादा डाल रखी है, C++ ज़्यादा डाल रखी है, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डाल रखी है। जबकि मैं जो आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक से आपके क्वेश्चन उठा रहा हूँ। प्रीवियस जो 3 आपके मॉक टेस्ट है वो भी आप उठा के देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बना रहा हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है, थोड़ी सी आपको मेरी भी मदद करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, रिसेंटली द टर्म राकून स्टिलर इज इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो देखिए रैकून स्टिलर क्या है, वैसे राकून तो क्या एक जानवर का नाम है, क्या नाम है, एक जानवर और एनिमल का नाम है जो कहाँ पाया जाता है, आपके नॉर्थ अमेरिका में। खैर इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। राकून स्टिलर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात करा है, मालवेयर की बात करा है। किसकी बात करा है, मालवेयर की बात करा है। एक तरह का मालवेयर है जो क्या काम करता है, इन्फॉर्मेशन स्टील करता है, इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, सूचनाएं चुरा लेता है। स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। और ये किसके थ्रू चुराता है, आपको एक मेल भेजेगा, ईमेल भेजोगे, आप उसको खोलोगे तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेनली इसका क्या काम है, आपके इंफॉर्मेशन स्टील करना। और अगर इंग्लिश में एक शब्द में लिखूं तो इसका क्या काम है, गेन एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा सेव्ड इन ब्राउजर एंड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। जो आपके ब्राउज़र के अंदर जो डेटा सेव होता है, कुकीज सेव होती है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सेव होती है, उनको ये चुरा लेता है और वो फिर क्या करता है, उसका मिसयूज़ करता है। तो आपका जो रैकून स्टिलर, ये अभी जो चर्चा में आया ना, वो कौन सा आपका रैकून 2.0 है। और ये कब नोटिस के अंदर आया था, ध्यान रखना 2022 के अंदर। तो अभी जो चर्चा में आया वो रैकून स्टिलर 2.0 है और 2022 के अंदर इसको ये जो बहुत सारे सिस्टम के अंदर देखने को मिला है। ओके, बाकी देखिए ऑप्शन क्या दे हुए हैं, अ मालवेयर प्रोग्राम दैट स्टील सेंसिटिव डाटा। जी हाँ, ये एक मालवेयर प्रोग्राम है जो डेटा को स्टील करता है। रैकून कंजर्वेशन प्रोग्राम अनाउंस बाय द UN। ठीक है, अभी ये भी बिल्कुल सही है, पर ये ध्यान रखना है, आपको पूछा है किसके बारे में, रैकून स्टिलर के बारे में पूछा है। जबकि यहाँ पे रैकून का मतलब क्या है, एनिमल है, जानवर है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अगर सिर्फ रैकून एनिमल के बारे में पूछा है तो बिल्कुल सही है। रोबोट डेवलप्ड बाय द जापान, नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अ न्यू सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चाइना, ये नहीं। ओके, तो देखिए बच्चों, आपको मेहनत करते रहना है। आपको क्या करना है, आपकी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, ध्यान रखना। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन, इंटरनेट सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है, विंडोज़, लाइनेक्स, याहू और एमएस वर्ड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्या आ जाएगा, याहू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कंपाइल्ड जावा कोड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हम जो फाइल बनाते हैं वो किस एक्सटेंशन में सेव करते हैं, डॉट जावा के अंदर। देखिए मान लीजिए फाइल बनाई तो इसका नाम है a.java, ये फाइल है। तो ये क्या है, आपकी सोर्स फाइल, क्या है, सोर्स कोड फाइल। ये फिर क्या होगी, आपकी कंपाइल होगी। क्या होगी, ये कंपाइल होगी, किसके थ्रू, जावासी कंपाइलर के थ्रू। किसके थ्रू, जावासी कंपाइलर के थ्रू। और ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, आपका डॉट क्लास फाइल। किस में कन्वर्ट कर देगा, डॉट क्लास फाइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, बाइट कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे ना, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, किसी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रन कराओगे और उस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या इंस्टॉल रहना चाहिए, आपका जावा वर्चुअल मशीन। क्या रहना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। और ये इस फाइल को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो कोड है ना, वो आपकी एक मशीन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। पर ये नीचे वाला कोड है ना, आप चाहे उसको उसी फर्स्ट वाली मशीन के अंदर एग्जीक्यूट करो, चाहे किसी दूसरी वाली मशीन के अंदर एग्जीक्यूट करो, चाहे किसी तीसरी वाली मशीन के अंदर एग्जीक्यूट करो, किसी भी मशीन के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपकी जावा है वो कौन सी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है ये, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है,
आपका 80% बाइट एग्जीक्यूट करके दे देता है, बाकी 20% कोड क्या करता है, जिस भी मशीन के ऊपर चलाना है वो उसके अकॉर्डिंग उसको रन कर देता है। पर उसके अंदर ध्यान रखना क्या इंस्टॉल होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लास। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज इनवैलिड। देखिए यहाँ पे मुझे पता है आपको ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे थे शायद, मेरे ख्याल से ये मैं जब ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ तो ये ऑप्शन दे नहीं पा रहा, इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन था वो HTML कोड का, और HTML कोड का तो ये है कि जब भी मैंने HTML कोड के क्वेश्चन डाले हैं ये एंगुलर ब्रैकेट वाले, और वो आपको कभी भी ऑप्शन में शो नहीं हुए। तो इसका जो आंसर है आपका क्या है, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट देखिए C++ व्यू ईच फाइल एज। C++ आपकी हर एक फाइल को किस तरीके से देखता है, एन एरे, सेट ऑफ रिकॉर्ड, सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट, सीक्वेंशियल लिंक लिस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, C++ आपकी हर एक फाइल को सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के रूप में देखता है, और ध्यान रखना हर एक फाइल को ये एंड ऑफ फाइल से क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ध्यान रखना एंड ईच फाइल ends with end of फाइल मार्कर। ओके, जब भी कोई फाइल खुली होगी इसको एंड करनी होगी, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेगा, इस मार्कर का यूज़ करेगा इस फाइल को एंड करने के लिए, और इसको किस तरीके से देगा, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह से देखेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टारगेटेड एज। एक्सेप्शन हैंडलिंग कब यूज़ की जाती है, आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इस तरह से दिया, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग कब अकर होती है, रन टाइम में, कंपाइल टाइम में, लॉजिक टाइम में। तो देखिए इस एग्जांपल से हम एक समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी एक क्लास है, क्लास डेमो, ठीक है, और मैं इसको रन करा रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं यहाँ पे। और मान लीजिए मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कुछ वेरिएबल इंट ए इक्वल टू, उसको इसमें इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10 के साथ, फिर मैं ले रहा हूँ इंट बी इक्वल टू 0 और ले रहा हूँ इंट सी इक्वल टू ए बाई बी, और मैं प्रिंट आउट करा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सी प्रिंट करा रहा हूँ, और ये इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब आप जब इसको कंपाइल कराओगे ना, इस क्लास को, डेमो क्लास को क्या कराओगे आप, कंपाइल कराओगे, तो ये आराम से क्या हो जाएगी, कंपाइल हो जाएगी। ध्यान रखना, इसको आप कंपाइल कराओगे तो कंपाइल हो जाएगी, पर जब इसको आप क्या कराओगे, रन कराओगे, तो ये रन नहीं होगी। ये क्या करेगा, ये जो प्रोग्राम क्या होगा आपका, एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया है। क्या क्या, जब भी ए को बी से डिवाइड करेगा, अब आप 10 को 0 से डिवाइड करोगे, ये तो इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे ये क्या देगा, ये रन टाइम एरर देगा। क्या देगा, रन टाइम एरर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ध्यान रखना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमेशा रन टाइम एरर शो करता है, कंपाइल टाइम एरर पे नहीं होता है। हमेशा जो एक्सेप्शन हैंडल करना होता है वो रन टाइम पे होता है, ये ध्यान रखना। अब इसको हम क्या करते हैं, ट्राई और कैच के ब्लॉक से इसको हैंडल कर सकते हैं, खैर ये डिटेल के बात है। तो यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शनल एरर एक जनरेट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रन टाइम एरर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्टा विस्टा इज अ सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वायरस और स्टॉक मार्केट। तो आपका अल्टा विस्टा, ये अल्टा विस्टा क्या है, ध्यान रखना, ये क्या आपका एक सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। तो ये अलग अलग से नाम थोड़े आपको ध्यान रखने चाहिए, कई एग्जाम में कभी कभी यूनिक नेम भी आ जाते हैं। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टैग फॉर क्रिएटिंग अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है कहाँ से, आपका HTML लैंग्वेज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो HTML के अंदर अगर मैं बात करूँ तो लिस्ट आपकी कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। कितनी तरह की, 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट, क्या होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी क्या होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, नंबर लिस्ट, क्या बोलते हैं, नंबर लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, बिल्टेड लिस्ट। ये ध्यान रखना, टर्म इंपॉर्टेंट है, बिल्टेड लिस्ट। इसको इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, OL से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट से, मतलब UL से। तो आंसर तो यही खत्म हो चुका है आपका। आपको क्या पूछा
नंबर लिस्ट के लिए कौन सी टैग का यूज़ करोगे, तो किसके करोगे, ऑर्डर लिस्ट का। तो इसको थोड़ा सा फर्दर हम आगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको नंबर लिस्ट का, तो आप कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट और यहाँ पे आप लिखिए टाइप इक्वल टू 1, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर सब टैग होंगे LI, ये भी ध्यान रखना। मान लीजिए मैंने लिख लिया यहाँ पे PHP, ये LI क्लोज कर दिया स्लेश है, ये हो गया LI, ये हो गया आपका जावा, ये LI क्लोज, और इसको मैंने OL को क्लोज कर रहा हूँ /OL, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आप ये देखिए, इसका आउटपुट आएगा आपके पास, फर्स्ट में आएगा आपके पास PHP और सेकंड में आएगा आपके पास जावा। वही अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करता हूँ ना, तो आपको क्या करना है, सेम यूज़ करना है, UL लिखना है इसकी जगह, क्या लिखना है, UL। और सॉरी ये बंद नहीं होगा यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे UL और यहाँ पे हो जाएगा टाइप। टाइप के अंदर आप एक पैटर्न ले लीजिए जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्क टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर जो पैटर्न मिलते हैं आपको, डिस्क टाइप मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। और इसके अंदर किस तरीके से मिलेगा, 1 2 3 4, या मिल जाएगा ABCD, या मिल जाएगा रोमन के अंदर 1st 2nd 3rd 4th, या ऐसे मिल जाएगा 1 2 3 4। समझ गए ना ये। तो यहाँ पे अगर आप सेम यूज़ करोगे LI, और ये हो गया आपके पास PHP/LI, ये हो गया आपके पास लिस्ट, और ये हो गया आपके पास जावा, और ये हो गया /LI, और इसको हम अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर देते /UL। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे अब आएगा ये PHP, फिर क्या आ जाएगा जावा। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर लिस्ट, ये हो गई आपकी अनऑर्डर लिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को कौन सपोर्ट करता है, बेसिक, फोर्ट्रान, C++ और जावा। तो C तो करती है और ऑप्शन में है नहीं, तो C करती है, तो डालना C++ भी पॉइंटर को सपोर्ट करती, जावा नहीं करती, फोर्ट्रान नहीं करती, बेसिक नहीं करती। ओके, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कौन सा नहीं, HTTP, UDP, BOOTP और DHCP। तो आप बताइए मेरे को, HTTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, UDP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, BOOTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, DHCP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, BOOTP और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो आपको ये प्रोटोकॉल याद होने चाहिए कि भाई कौन सी लेयर के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल आपके वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रीजनिंग का, तो इसको आपने सोल्व कर दिया होगा। देखिए जिसका भी नहीं हुआ मैं बता देता हूँ अभी क्या करना है। इसके अंदर लॉजिक क्या था, इंटू 2+1, क्या था, इंटू 2+1। यहाँ से इस तरीके से मूव करना है और इंटू 2+1 करना है। 7 × 2+1, 7 × 2 क्या हो गया 14, +1 क्या हो गया 15, 15 × 2 30 +1 31, 31 × 2 62 +1, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप करोगे 127 × 2 तो क्या हो जाएगा 254, +1 क्या हो जाएगा 255। ओके, तो ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए मिसिंग नंबर के अंदर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपसे एक बार में बन रहा है तो बना दीजिए, नहीं बन रहा तो उसको लास्ट में अगर आपके टाइम बचे तो उसको आपको यूज़ करना है, क्योंकि मिसिंग नंबर आपका इतना जल्दी टाइम खा जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक फार्म पर मुर्गियाँ, गाय, बैल तथा उनकी देखभाल करने वाले हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हम लिखते हुए चलते। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, मुर्गी, ओके, गाय, बैल और देखभाल करने वाला कौन है, व्यक्ति। ठीक है, उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 69 कम है। ठीक है, गायों की संख्या बैलों की संख्या से दुगुनी है और गायों और मुर्गियों की संख्या 1 से है। तो देखिए यहाँ पे गायों की संख्या बैलों की संख्या से क्या है, यहाँ पे दुगुनी, और गायों और मुर्गियों की संख्या 1 थी। तो मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, देखिए बैल को ले लूँ यहाँ पे x, तो गायों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x लिखा हुआ ना यहाँ पे। देखिए गायों की संख्या बैलों की संख्या से दुगुनी है। फिर देखिए गायों और मुर्गियों की संख्या 1 से है, तो गाय और मुर्गी को बराबर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास 2x। नेक्स्ट लाइन देखिए,
10 पक्षी एवं पशुओं की देखभाल करने वाला एक है। 10 पक्षियों और पशुओं की देखभाल करने वाला एक आदमी है। ठीक है, इसका मतलब कितने सारे हो गए? 11 हो गए। तो यहाँ से एक चीज़ आप देख लीजिए, इनको हम डबल कर देते हैं तो 10 हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे देखिए 4x और ये क्या हो गया 2x लिखा हुआ है ना। 10 पक्षी एवं पशु, तो देखिए कितने हुए? 4 4 8 और 2 10। इनको हैंडल करने वाला क्या है? एक व्यक्ति है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं x। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिर कितने हो गए? 4 4 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पे कितने सिर हो गए? 11 सिर हो गए। समझ में आ रही बात? सबसे पहले हमने मुर्गी, गाय और बैल निकाल लिया। इसके बाद जिस रेशियो प्रोपोर्शन में दिया हुआ है उसको हमने निकालने की कोशिश की। क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ देखिए आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है, एक तो सिर का दिया हुआ है और एक पैर को दिया हुआ है। तो हम कैसे भी करके हमारी इक्वेशन क्या बनाना चाहते हैं? सिर और पैर के कोरस्पोंडेंस में बनाना चाहते हैं। तो सिर हो गए, तो अब क्या करेंगे? हम पैर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, तो मैं इंटू 2 कर देता हूँ। तो इसके कितने पैर हो जाएंगे? 8x पैर। गाय के कितने पैर होते हैं? 4, तो मैं इंटू 4 कर देता हूँ। कितने पैर हो जाएंगे? 16x पैर। बैल के कितने पैर होते हैं? 4, तो यहाँ पे कितने पैर हो जाएंगे? 16x। आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2x। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा? पैर कितने हो गए? 16 16 32। यहाँ पे थोड़ा 8 आएगा ना, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। 16 और 8 और 8 16 32 और 2 क्या हो गया यहाँ पे? 34x। क्या हो गया यहाँ पे? 34x। तो अब देखिए इस लाइन के ऊपर वापस आ जाइए। उन सबके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से कितनी कम है? 69 कम है। तो क्या हो जाएगा? पैर कितने आपके पास? 34x और सिर कितने आपके पास यहाँ पे दिए हुए? 11x और डिफरेंस कितने दिया हुआ है? 69। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 23x इक्वल टू 69। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब आपको क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपको पूछा गया है गायों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम सबकी निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो मुर्गी की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? 12। यहाँ पे गाय की संख्या पूछी गई है तो x की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगी यहाँ पे? 12। और यहाँ पे बैल की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? 8। ठीक है, और आदमी कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 12 करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर अगर हम मार्क करें तो ये आंसर आ गया आपका 12। आपका इसका आंसर आ चुका है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखिए पेपर पैटर्न बिल्कुल लॉजिकल बनाया जा रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। आपको क्या करना है? पूरे मन से इस पेपर को देना, सीरियस होके। सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है, जिसका 50 बच्चों की कक्षा में 28वां स्थान है। अब ये जिसका किसके लिए बताइए? जब भी जिसका आएगा, जो आएगा, इसका मतलब कौन से पर्सन के लिए? सेकंड। फर्स्ट पर्सन है सतीश, ये आपका फर्स्ट पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन, मतलब दूसरी बार कौन है? तो क्या भैया? सुशील 50 बच्चों की कक्षा में 28वां स्थान है। तो यहाँ पे बना दूँ, ये है आपका सुशील, मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थान कौन सा है? ये 28वां स्थान है। कहाँ से? ऊपर से दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल कितने जने हो गए यहाँ पे? 50। समझ में आ रही बात? टोटल देखिए, जिसका 50 बच्चों की कक्षा में 28वां स्थान है, यहाँ से 28वां स्थान हो गया। अब देखिए वापस, सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है। सुशील से 15 क्रमांक ऊपर कौन बेटा है? सतीश बेटा है। तो सतीश आपका कहाँ बेटा है? यहाँ बेटा है, यहाँ पे। तो ये नंबर कौन सा है? कैसे पता चलेगा? इस पूरे में से अगर इस 28 को माइनस कर दूं, जहाँ पे ये है, सॉरी, इस 28 के अंदर से क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैं अगर इसको माइनस कर दूं, 28 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे ये क्या है? सतीश का स्थान सुशील से 15 क्रमांक ऊपर है। तो यहाँ से ये कितना ऊपर है? 15 क्रमांक ऊपर है। तो अब टोटल कितना है? ये देखिए 28। तो मैं यहाँ पे 28 माइनस अगर 15 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 13। इसका मतलब ये सुशील कौन से नंबर पे बैठा हुआ है आपके यहाँ पे? 13वें नंबर पे। कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? 13वें नंबर पे। अब देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पे? नीचे से सतीश का कक्षा में कौन सा स्थान है? अब आपको नीचे से पूछा गया, ऊपर से मिल गया आपको 13वां स्थान, तो नीचे से मतलब 50 में से माइनस करना है।
तो 50 माइनस 13 क्या हो जाएगा आपके पास 37 और +1 क्या हो जाएगा 38। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे तब तो हो गया आपका 37वां नंबर, और अब आपको सुशील के ऊपर जंप करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका 38वां नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। ओके ना। तो देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आने चाहिए, रीजनिंग से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, ठीक, किसने कहा अरुण ने कहा, यह मेरे दादा। तो मैं मान लूँ यहाँ पे अरुण है और नाम से मैं इसको क्या मान रहा हूँ लड़का मान रहा हूँ। ठीक है, अरुण ने कहा यह मेरे दादा, दादा का मतलब क्या हो गया कहाँ जाएगा इसके पापा के बेटे की इकलौती पुत्री है। अब पापा की बेटों की इकलौती, तो देखिए यहाँ पे पापा का बेटे की इकलौती पुत्री, इसका मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे इस अरुण की क्या हो गई बहन हो गई, क्या हो गई बहन हो गई। पूछा क्या उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है, उस लड़की का अरुण से, ये क्या हो गया आपकी लड़की, और संबंध क्या हो गया ये पे बहन हो गई। ठीक है, पर एक चीज़ और देखिए यहाँ पे एक और केस ले लेते हैं, वापस चलते हैं। यह मेरे दादा के बेटे, तो वापस अरुण ले लेते हैं, यह मेरे दादा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे यह मेरे दादा के बेटे, यह मेरे दादा के बेटे, पर यहाँ पे इकलौता बेटा नहीं लिखा हुआ है, हो भी सकता है कि वो दादा के बेटा मतलब आपका अंकल हो या ताऊजी का बेटा की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुत्री। अब अगर इन दोनों के अंदर रिलेशन ढूंढोगे तो ये क्या हो गए आपके अरुण, और ये क्या हो गया आपकी लड़की, तो ये क्या हो गए आपके कजन, क्या हो गई यहाँ पे इसकी कजन हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिया हुआ है कि ये इकलौता बेटा है या एक से ज़्यादा बेटे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात। इसका आंसर क्या आपका डी आंसर। दोनों केस लेके आपको देखने अगर केस बन रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which computer program takes one or more object files generated by a compiler and combines them into one executable program? तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए जब भी आप फंक्शन लिखते हो तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हो बड़ा तो उनको क्या करता है अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर क्या करता है डिवाइड कर देता है। क्या करता है डिवाइड कर देता है। तो एक बड़ा जो प्रोग्राम है उसको क्या करता है अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देगा, M1 M2 M3 कितने भी हो सकते हैं, और इन सब क्या करता है अलग अलग तरीके से क्या करता है वो एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है एग्जीक्यूट करता है ना। और क्या करता है इनका बाइट कोड बनाता है, क्या होता है ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। जैसे मान लीजिए Object1 फाइल, Object2 फाइल और Object3 फाइल, और इन तीनों को क्या करता है एक साथ कौन इकट्ठा करने का काम करता है आपका लिंकर। कौन करता है लिंकर। ऐसे एक साथ करके कौन सी फाइल बनाता है वो exe फाइल बनाता है। तभी तो हम exe फाइल के ऊपर रन डबल क्लिक करते ही अपना जो पूरा प्रोग्राम क्या हो जाता है रन होने लग जाता है। पर exe फाइल के अंदर जो प्रोग्राम होता है अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड होता रहता है, उन सब के अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, उन सबको लिंक करने का काम कौन करता है लिंकर करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर नहीं, असेंबलर नहीं, लोडर नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which principles are used in digitization and multimedia content? तो देखिए जब भी हम मल्टीमीडिया कंटेंट को डिजिटाइजेशन करते हैं मतलब हम क्या करते हैं उसको कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे ध्यान रखना सैम्पलिंग और क्वांटिजाइजेशन दोनों टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ध्यान रखिए यहाँ पे। अगर इसके अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाता है, सैम्पलिंग का मतलब क्या हो जाता है आपका इमेज कोऑर्डिनेट वैल्यूज, इमेज कोऑर्डिनेट वैल्यूज, और यहाँ पे क्वांटिजेशन का मतलब क्या है आपके इमेज एम्पलीट्यूड वैल्यूज। क्या हो जाएगा इमेज एम्पलीट्यूड वैल्यूज। ओके, तो बोथ फर्स्ट और सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके शायद ये बेसिक या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HTML और XML इज फॉल्स। इनमें से HTML XML कौन सा गलत है। तो देखिए HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज मेनली फॉर प्रेजेंटेशन
और एक्सएमएल इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज मेनली टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर डाटा, ये बिल्कुल सही है और यही इसका सही में लॉजिक है। HTML हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि XML उसके बैकएंड में काम करती है, जिसका मेन काम क्या रहता है, डेटा को लेना, ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना या स्टोर करना। HTML डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड टैग्स, XML हैज़ इट्स ओन प्री डिफाइंड टैग। तो बताइए क्या सही है गलत है? ये बिल्कुल फॉल्स है भाई। HTML के प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जहाँ पे हम देखो मैं यूज़ करता हूँ HTML टैग का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं हेड टैग का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी टैग का यूज़ करता हूँ। अभी हमने ठीक है, अभी आगे आएगा हम ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। सारे के सारे प्री डिफाइंड टैग्स है, ठीक है ना। जबकि XML के अंदर ऐसा कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको टीचर का नाम चाहिए तो आप टैग बना सकते हो टीचर, फिर उसका नाम से आप ये टैग बना सकते हो नेम, और यहाँ पे नेम कुछ भी लिख सकते हो आप XYZ, फिर बंद कर सकते हो स्लैश नेम करके, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, उसकी एज लिख सकते हो 50, फिर आ जाएगा स्लैश एज, और लास्ट में इस टीचर को आप बंद कर सकते हो, आप स्लैश करके टीचर टैग को बंद कर सकते हो। तो ये सारे क्या हमने डिफाइन किया, तो यूज़र डिफाइंड टैग है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ आपका कम्प्लीटली फॉल्स है। पूछा है क्या इनमें से कौन सा गलत है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है? बी इसका करेक्ट आंसर है। HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ट्रू है। XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो देखिए मेरी तरफ से बिल्कुल आपके लिए जी जान से मेहनत की जा रही है, जितना मैं कर पा रहा हूँ आपका कर रहा हूँ। देखिए मॉक टेस्ट डिज़ाइन करने में ही पूरा टाइम लग जाता है मुझे, और उसके फिर सॉल्यूशंस बनाना। तो आपको क्या करना है, मेरे इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपको स्टूडेंट्स को प्लीज़ रेफ़र कीजिए कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए एग्ज़ाम तक तो आपके जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे के सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इसमें DBMS का एग्जाम्पल कौन सा है? नहीं है। MySQL है, ओरेकल है, और MS एक्सेस है। कौन सा नहीं है? कोमोडो नहीं है। कोमोडो किसका एग्जाम्पल है? ये एक एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एंटीवायरस का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है देखिए, आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या डेटाबेस डेटा स्टोर नहीं करता है? करता है, ठीक है, ट्रू। नहीं है पूछा है। मैनिपुलेटिंग डाटा करता है, ट्रू। सिक्योरिटी फॉर स्टोर डाटा, सिक्योरिटी देता है डाटा को? हाँ देता है, ट्रू। एनालाइजिंग कोड, क्या जो आपका डेटाबेस है कोड को एनालाइज करता है क्या? देखिए डेटाबेस आपका कोड को एनालाइज नहीं करता, तो ये हो गया आपका फॉल्स। तो नहीं पूछा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। डेटाबेस आपके कोड को स्टोर करता है, एनालाइज करने के लिए आपको फर्दर या तो अलग एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा या खुद को करना पड़ेगा। आजकल मार्केट के अंदर वैसे भी डेटा एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं ना, तो ये इसमें से कौन सा गलत है? एनालाइजिंग टूल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप हार्डवेयर एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर को सेट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना किसका काम है? तो यहाँ देखिए ये लॉजिक मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट के अंदर भी बताया हुआ है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। ये आपकी क्या है? रैम मेमोरी, ठीक है, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आपकी मेन मेमोरी। और यहाँ पे क्या है? ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ क्या है? आपका रोम, ठीक है। तो रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या रहता है बायोस? मतलब देख लीजिए ये एक तरीके से ये क्या आपका एक चौकीदार है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? घर, और गोदाम के अंदर कुछ सामान सेकेंड मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, और ये चौकीदार क्या करेगा? उस सामान को ले जाके कहाँ ले जाएगा? रैम के अंदर ले जाएगा। तो मान लीजिए आपकी दुकान है जहाँ पे आपको माल सप्लाई करना है, तो ये क्या करेगा? चौकीदार मतलब बायोस, ये क्या करेगा? यहाँ से जाएगा और सेकेंडरी के अंदर मेमोरी के अंदर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको लेके कहाँ लोड करेगा? रैम के अंदर लोड करेगा। रोम में एक फिक्स स्पेस होती है लोड करने के लिए, तो ये क्या लोड हो रहा है? आपका OS लोड हो रहा है। पर ये काम कौन कर रहा है? आपका बायोस कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कहीं तो चाहिए ना सॉफ्टवेयर, तो वो है आपका बायोस। तो ये चौकीदार हमेशा यहीं रहेगा। अगर ये चौकीदार नहीं रहेगा तो ये कंप्यूटर कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं मतलब इसको आपके आम भाषा के अंदर थोड़ा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोस, ठीक है। तो रोम के अंदर आपकी बायोस होती है, रैम और सिस्टम प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है,
व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड। मल्टीपल लिस्ट के अंदर डेटा रहता है और सारे लिस्ट अपडेटेड नहीं होती है। क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए एक ये फाइल है आपकी, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, इसके अंदर आपने जो बैंक बैलेंस है वो बता रखा है, बैलेंस है ना, इसमें बता रखा है 500, इसमें भी है 500, इसमें भी है 500। पर क्या हुआ, आपने कुछ पैसे इसके अंदर डाले, मान लीजिए इसके अंदर आपने डाल दिए फर्दर 500 रुपये डाल दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया भाई 500 का क्या हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। पर क्या हो गया, इस फाइल और इस फाइल के अंदर आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक ही व्यक्ति है राजेश, और बैंक खाता भी एक ही है, पर उसके खाते के अंदर अलग अलग अमाउंट कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना भाई। बैलेंस तो वही होता है जो पैसा डाला गया या विड्रॉल किया गया, उसका जो लास्ट में क्या बचा है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा क्या है आपका, इनकंसिस्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके साथ एक लॉजिक और आता है, डेटा इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब डेटा आप क्या होता है, रिडंडेंट होता है। क्या होता है, रिडंडेंट होता है। यहाँ डेटा देखिए आपका रिडंडेंट है, 3 फाइल में रखा हुआ है। जब भी डेटा रिडंडेंट होगा तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी ही होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आपका, डेटा इनकंसिस्टेंसी। वो किसके कारण है, रिडंडेंसी के कारण, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं, डाटा कंकरेंसी नहीं। नेक्स्ट देखिए, इन विच टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक सेम की यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेम की यूज़ की जाती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या है, सिमेट्रिक की, जहाँ पे आपकी पब्लिक और प्राइवेट की एक ही होती है। असिमेट्रिक के अंदर आपकी प्राइवेट की अलग होती है और पब्लिक की अलग होती है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखिए, हो सकता है कि आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर वो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक की जो टेक्निक जो भी एल्गोरिथम यूज़ करती है उनको मैं लिखवा देता हूँ, ये सिमेट्रिक और ये असिमेट्रिक, ठीक है। तो ये फटाफट आप लिख दीजिए। ये है DES, सिमेट्रिक का यूज़ करता है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, AES, फिर हो जाएगी आपकी ब्लोफिश, और यहाँ पे आपकी DDES, फिर हो जाएगी आपके पास आपकी 2 फिश, फिर हो जाएगी आपके पास आइडिया। यहाँ पे असिमेट्रिक के अंदर आपको याद रखना है, एक तो इलिप्टिकल कर्व है ना, ये सारे एल्गोरिथम के नाम है, ओके। फिर सेकंड हो जाएगी आपकी RSA, फिर थर्ड हो जाएगी आपके डेफी हेलमैन, ठीक है। यूज सिमेट्रिक की का करती है, पर ये आती है आपकी असिमेट्रिक की के अंदर, DSA। फिर हो जाएगा आपका डिजिटल सिग्नेचर, और फिर हो जाएगा आपके पास EI गेमल, है ना। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो MS वर्ड के क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल याद करने वाले। इन MS वर्ड 2016 ए फीचर विद इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ फॉर्म टाइप किसके अंदर होता है, टेक्स्ट इफेक्ट, टाइपोग्राफी, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग और स्ट्राइक थ्रू। तो क्या हो जाएगा आपका ये चेंज केस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्लेस कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है, Ctrl+H। Dash is a light sensitive device that convert drawing, printed text, other images into digital form and store in computer memory। ये वो मशीन है जो क्या करता है, आपके प्रिंटेड कोई टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, इनको क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सेव करता है। किसका काम होता है, आपके स्कैनर का काम होता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्चेस एन ऑनलाइन पोर्टल दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग सिटीजन ग्रीवेंसेस टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। कुल मिला के जो आपका राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर व्यक्ति लोगों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया, आदमी एक ही जगह से अप्लाई करेगा और जिस भी डिपार्टमेंट उसकी शिकायत है वहाँ पे वो शिकायत पहुँच जाएगी। इस सुविधा का नाम क्या आपका, राजस्थान संपर्क। इसका पहले का नाम क्या था, ध्यान रखना, ई-सुगम। क्या था, ई-सुगम। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2, 3, 6 का आपको ऑक्टल बनाना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आपका हेक्साडेसिमल है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए। कैसे लिखोगे आप इसको, 0, 0, 1, 0, ठीक है। 3 को कैसे बनाओगे आप, 0,
0 1 1 और 6 कैसे हो जाएगा आपका, 6 कैसे हो जाएगा 0 1 1 0। सही बनाना बिल्कुल, 1 2 4 ठीक है, 1 2 1 2 ओके। अब क्या करोगे आप इसको 3 बिट में कंबाइन कर दोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर देखोगे 6, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो क्या हो गया 1066। ये इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ ITX 2000? ITX 2000 का अपडेटेड है ITX 2008। फिर देखिए स्वेपिंग इज आल्सो नोन एज, स्वेपिंग कहा जाता है टेक्निक फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, टेक्निक फॉर मेमोरी कॉम्पैक्शन, एड्रेस और लिंकिंग। ये क्या है आपका, मेमोरी कॉम्पैक्शन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा समझ लीजिए आप क्या समझाना चाह रहा है ये स्वेपिंग का मतलब। ये आपकी क्या है, रैम है और ये क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे प्रोसेस है P1, प्रोसेस है P2। तो क्या किया जाता है, प्रोसेस है उनको लोड कहाँ किया जाता है, आपके रैम के अंदर। तो जब भी प्रोसेस को रैम या मेन मेमोरी के अंदर लाया जाएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, स्वेपिंग। क्या बोलूँगा, स्वेपिंग। और जब भी प्रोसेस को रैम से वापस में सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लाया जाएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, स्वेप आउट। ध्यान रखना, अंदर लाना स्वेप इन, बाहर लाना स्वेप आउट। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम स्वेपिंग बोलते हैं। पर ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई स्पेस रिजर्व हुआ होगा इस प्रोसेस P1 के लिए। फिर देखिए जब P2 यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे कोई होल क्रिएट हुआ होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए बहुत सारे प्रोसेस यहाँ से स्वेप आउट हुए होंगे। तो यहाँ पे एक होल खाली हो गया, यहाँ पे होल खाली हो गया, यहाँ पे एक होल खाली हो गया। होल मतलब एक जगह छेद की तरह। तो यहाँ पे बहुत सारे होल खाली हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, जगह खाली तो है पर एक साथ कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। किसका यूज़ करते हैं, डीफ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरी को क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कॉम्पैक्शन। क्या बोलते हैं, मेमोरी कॉम्पैक्शन। तो ये पूरा किसी के अंदर आता है, आपका स्वेपिंग के अंदर आता है, ध्यान रखना। इसलिए ये किसका पार्ट है, आपका टेक्निक मेमोरी ऑफ कॉम्पैक्शन का, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सी इसके अंदर से, तो यहाँ आप डायरेक्ट याद रखिए कौन सी, बैंकर्स एल्गोरिथम। इसके अंदर क्या होता है देखिए यहाँ पे कि आपका रिसोर्स है R1 और यहाँ पे कोई प्रोसेस है P1, यहाँ पे कोई आपका प्रोसेस है P2 और यहाँ पे कोई एक और रिसोर्स है R2। अब ये जो R1 है ना, किसे एलोकेट कर रखा है, P2 को एलोकेट कर रखा है। किसे एलोकेट कर रखा है, P2 को एलोकेट कर रखा है। और ये वाला रिसोर्स R2 है, किसे एलोकेट कर रखा है, प्रोसेस P1 को। पर प्रोसेस P1 यहाँ पे एक और रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, वो है आपका रिसोर्स R1। और यहाँ पे प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट कर रहा है आपके रिसोर्स R2 की। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये ऑलरेडी क्या है आपका अलॉटेड फ्रेम है, ये वाला। और ये क्या है, आपकी रिक्वेस्टेड फ्रेम है। अब जब तक देखिए ये सारे के सारे आपके डेडलॉक में हो गए, जब तक R2 P1 को रिलीज नहीं करेगा तब तक क्या हो गया, P1 R1 को अलोकेट, तब तक क्या हो गया, P1 R1 को अलोकेट नहीं होगा। जब तक R1 P2 को रिलीज नहीं करेगा तब तक P2 R2 को अलोकेट नहीं होगा। इस तरीके से सारे के सारे क्या हो गए, डेडलॉक के अंदर फंस गए हैं। क्या हो गया आपका डेडलॉक। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, वैसे डेडलॉक को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वेटिंग। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट वेटिंग। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक एल्गोरिथम सजेस्ट की गई है, इसको हम बोलते हैं बैंकर्स अवॉइड एल्गोरिथम। ये क्या करती है, कुछ अपने सुझाव देती है, स्टेप देती है, सेफ स्टेप्स ये एडवाइस करती है। उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपका जो एल्गोरिथम है वो डेडलॉक में नहीं जाएगा, आपके रिसोर्सेज वो डेडलॉक में नहीं फंसेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वोट इज नॉट अ टाइप ऑफ शेड्यूलर। इनमें से शेड्यूलर कौन सा नहीं है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो सारे के सारे शेड्यूलर है, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को बहुत अच्छे तरीके से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक सीरीज़ दे रखी है उसके अंदर समझा रखा है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस यूट्यूब के ऊपर ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस सीरीज़ के अंदर एक वीडियो है, उसको आप अच्छे से देखिए, जिसके अंदर मैंने लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस
बता रखा, या वो होगा शायद स्टेट्स ऑफ प्रोसेस, है ना। इस करके वीडियो का नाम है, उसको आप सर्च कीजिए, उसको आप देखिए। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज बूट स्ट्रैपिंग इज कोल्ड। बूट स्ट्रैपिंग को हम क्या कहते हैं, तो बूट स्ट्रैपिंग को आपको ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर स्टार्ट करें तो उसमें वैसे ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग 2 कॉलम्स, और आपको मैच करना था, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट है आपके प्रॉपर्टीज़ और सेकंड इसके हैंडलर। तो एटोमिसिटी आपके यहाँ पे देखिए, एटोमिसिटी आपको कौन हैंडल करता है, तो यहाँ ध्यान रखिए एटोमिसिटी की अगर हम बात करें तो एटोमिसिटी आपके हैंडल किया जाता है ट्रांजैक्शन मैनेजर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, आपके ट्रांजैक्शन मैनेजर द्वारा, तो यहाँ पे इसको मार्क कर दीजिए। फिर आगे आपकी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हैंडल किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। आइसोलेशन आपके हैंडल किया जाता है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, और ड्यूरेबिलिटी हैंडल किया जाता है आपके रिकवरी मैनेजर द्वारा। तो इस हिसाब से ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ऑप्शन मैच कर दीजिए। ऑप्शन क्या बना, देखिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 4 1 3 2 है ना, 3 और 2, तो कौन सा बन रहा है, 4 1 3 2, ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो आप इन सब के हैंडलर को याद रखना है, आपको ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड इन सी, इसमें कितनी बार लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए करने की कोशिश करते हैं, ए आई और वेरिएबल तीनों में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ए की वैल्यू क्या है, 0 बना ली, बी आई की वैल्यू क्या है, 0 रख ली, बी की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं थी। फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई की वैल्यू 0 है। आई इज लेस देन 5, क्या 0 5 से छोटा है, हाँ है। कहाँ जाएगा ये, अंदर, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा, यानी 1 कर दिया। जब आई की वैल्यू 0 थी तो ए की वैल्यू क्या कर दी, इसने 1 कर दी। क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, आई की वैल्यू 3 के बराबर है कि नहीं है, तो ब्रेक नहीं करेगा यहाँ पे ये, हाँ। अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर तो ये ब्रेक करेगा, नहीं है तो ये वापस कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ओके ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इसके साथ अटैच रहेगा इसी लाइन के अंदर। ओके, जब भी नेक्स्ट लाइन होगी तो इसके अंदर ही काउंट होगी। अब क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, मतलब आई की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। क्या 1 की वैल्यू 5 से छोटी नहीं है, ए प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। जब ये 1 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। आई की वैल्यू बराबर है, नहीं है, आई प्लस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 2, ए प्लस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 3, ये 2 था तो यहाँ क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। फिर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या दी, क्या आई लेस देन 5, हाँ। यहाँ पे देखिए ए प्लस प्लस, इसकी वैल्यू क्या कर दी यहाँ पे 4, 3 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। आई इक्वल टू 3, क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, जी हाँ है, तो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो ये क्या जाएगा यहाँ पे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, फोर लूप से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये क्या आपका, ये फोर लूप है, फोर लूप से बाहर आ जाएगा। प्रिंट %d, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा आपके 4 प्रिंट कर देगा। पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितनी बार लूप आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो वैसे जो ए की वैल्यू है उतनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ आपके, 4 बार एग्जीक्यूट हुआ है। ओके ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन MS Excel, if you want to show unique values of a particular column, which feature can help। अगर एक्सेल के अंदर आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए किसी पर्टिकुलर कॉलम की, तो कौन सा यूज़ करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव सेम, शो यूनिक, इट इज नॉट पोर्टेबल। इसका आंसर क्या है, रिमूव डुप्लीकेट। आप डेटा सेक्शन के अंदर जाओगे और वहाँ पे एक आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, रिमूव डुप्लीकेट। तो आप जिस भी, मान लीजिए इस कॉलम को आप सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपके अगर वो रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी ना, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी आपकी, रिमूव हो जाएगी। और क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ यूनिक वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ IT लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लेजिस्लेचर। इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर जो IT एक्ट है उसका नाम क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट 2000, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसका आंसर क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आईडी, इनमें से आईडी कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आईडी है और ये भी आईडी ही है ना। और इन दोनों का क्या काम है, वेब पेजेस डेवलपमेंट के अंदर, वेब पेजेस डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। एक तरीके से क्या आपका ये टूल किट है, आईडी है ना। तो अपाटाना का ही एक अलग से वर्जन है, या इसके अंदर ही आती है ब्लू ग्रिफोन, ठीक है ना, इससे थोड़ी एडवांस है। ये भी ये आईडी है, ये भी आईडी, और ये भी आईडी है जो आपके HTML को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। टेक्स्ट एडिट मेक एक तरीके से आप, ये है आपका टेक्स्ट एडिटिंग टूल है, ध्यान रखना ये टेक्स्ट एडिटिंग टूल है। जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे किसी का आप फोटो वोटो ले लिया आपने, उस क्या होते हैं किताब का, उस पेज के ऊपर आपको कुछ लिखना हो तो आपको जो मेक है उसके अंदर एक तरीके से टेबलेट आता है, वहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और सब कुछ करते हो। बहुत ही शानदार टूल है ना ये, जो UPSC की RS की तैयारी करते हैं ना, जिसके पास मेक का अवेलेबिलिटी, वो इसका यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है इनको लिखना विखना काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, बच जाता है। और हाँ, बुक्स की जगह वो डायरेक्ट इसी के अंदर उनको सॉफ्ट कॉपी PDF मिल जाती है। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ बिट चूज टू स्टोर BCD, तो BCD के अंदर 8 4 2 1, तो कितने यूज़ किए जाते हैं, 4 बिट का यूज़ किया जाता है, 1 2 3 4, 1 2 4 8। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ABCDEFG और H एक आयताकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे कि मेज की चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। ध्यान रखना, मुंह किधर कर रखा उन्होंने, केंद्र की ओर कर रखा है। तो ये मान लीजिए ये एक आयत है और ये आयत, ठीक है। और 4 जने बैठे, तो बन लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 8 जने है ना, 1 2 3 4, और सबका मुंह किधर, इधर सेंटर की ओर, इस ओर देख रहे हैं ये सारे। ओके ठीक है, आमने सामने करके बैठे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। D का मुंह उत्तर की ओर है और H के ठीक सामने बैठा है। तो देखिए ये है आपकी नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। तो D का मुंह उत्तर की ओर है, मतलब D ये तो यहाँ है या यहाँ है, ठीक है। और H के ठीक सामने बैठा है, कहाँ सामने बैठा है, H के ठीक सामने बैठा है। तो मान लीजिए मैं D यहाँ बना देता हूँ और यहाँ पे H, या D कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। H के एकदम बाएं को E है, अब H के एकदम बाएं को E है, इसका मतलब क्या हो गया, अब H के एकदम बाएं तो ये भी हो सकता है। तो अभी होल्ड करते हैं इसको। A और G एक ही दिशा में बैठे हैं। अब यहाँ पे देखिए A और G आपके कहाँ बैठे, एक ही दिशा के अंदर बैठे हैं। तो अब बताइए क्या A और G यहाँ हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि एक स्पेस तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है D के लिए और H के लिए। तो या तो आप देखिए A और G आपके इस दिशा में हो सकते हैं, या कहाँ हो सकते हैं, A और G आपके इस दिशा में हो सकते हैं। ये एक बार इनको रब कर देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गई, A और G एक ही दिशा में बैठे हैं। G ठीक B के सामने बैठा है, और G के सामने कौन बैठा है, B बैठा है। अगर G यहाँ है तो B कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और अगर G यहाँ है तो B कहाँ होगा, यहाँ होगा। ओके, और ये जब ये भी स्पेस इंटरचेंज हो सकता है ना, ठीक है। ये वाला हमने ले लिया। जो C के एकदम दाएं है, जो किसकी बात कर रहा है, B की बात कर रहा है, और B किसके बाएं, C के एकदम बाएं बैठा है। इसको होल्ड करते हैं। D के बाएं को अगला A है। अब यहाँ ध्यान देखिए, ये टर्निंग पॉइंट है। D के बाएं को अगला है। अब देखिए D यहाँ है या D है, ठीक है। अब D का लेफ्ट किधर हो गया, ये हो गया। अब D के बाएं को क्या A, क्या A यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि A और G तो पेयर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, D की लोकेशन कहाँ फिक्स हो गई, ये हो गई। क्योंकि भाई D के बाएं तो यहीं आ सकता है, तो ये जगह आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। मतलब ये जो मैंने एजम्पशन माना था ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे D के जस्ट बाएं क्या है, A, तो बाएं में A होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको ऐसे काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा A, और A के साथ कौन बैठा है आपके, G बैठा हुआ है। और G के जस्ट सामने कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था आपके G ठीक B के सामने। G किसके सामने, B का। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, B हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये कैसे हो समझ में आया, एक चीज़ से समझ में आया कि D के बाएं को A बैठा है, इसीलिए ये सारे सारा हमारा लॉजिक बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बाकी है, H के एकदम बाएं को E है। अब देखिए यहाँ पे H के एकदम बाएं को क्या है, E है। अब H का लेफ्ट किधर है, इधर है या इधर, इधर है। तो ये क्या हो गया आपके पास, E हो गया है। तो
तो ये वाला भी स्टेटमेंट हो चुका है। अब एक और बचा हुआ देखिए, जी ठीक बी के सामने है, ठीक है, जी ठीक बी के सामने है, जो सी के एकदम दाएं। अब जो किसके लिए बताओ, जी के लिए या बी के लिए? तो ऑब्वियस ही बात है किसके लिए, बी के लिए है। बी सी के एकदम दाएं है, बी क्या है, सी के एकदम दाएं है, इसका मतलब सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये इधर देखें तभी तो इसका दायां कहाँ है, इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो अब सारे हो चुके हैं हमारे पास, एक बच गया, शायद एफ बच गया है, तो एफ कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये पजल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। अब सारे आंसर निकाल लेते हैं हम। ए के सामने कौन बैठा है, बताओ, ए के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, डी आ गया। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, दक्षिणवर्ती दिशा में ई से अगला कौन है। दक्षिणवर्ती दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसके पूछा है, ई से अगला कौन है, तो यहाँ पे देखिए ई से अगला कौन है, बी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दाएं को बैठा हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे तो पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं बैठा है, तो यहाँ पे आंसर इसका है ए जी। ए क्या है, जी के दाएं बैठा हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो अब ये फिगर बन गया है, तो अब आप आंसर आराम से लगा सकते हो, है ना। ठीक है, ये डी हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अपने पास 58 वाले के अंदर। डी का मुंह उत्तर की ओर है और सॉरी ई के सामने कौन बैठा है। तो अगर हम बात करें तो उसके अंदर देख लीजिए आप, ई के सामने कौन मिलेगा आपको, एफ मिलेगा। कौन मिलेगा यहाँ पे, एफ मिलेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। पजल सोल्व हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे देखिए ए का मुंह उत्तर की ओर है, ई एफ के सामने है, एफ जी के, तो ये वहाँ पे आप उसके अंदर देख सकते हो, वहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा, बी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, ठीक है, मैंने एक पजल का क्वेश्चन डाला है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, इन MS Excel द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फॉर द सिलेक्टेड सेल। आपको जो भी सिलेक्टेड सेल है उनके लिए क्या बनाना है, यहाँ पे एक चार्ट बनाना है। उसके लिए जो शॉर्टकट की क्या यूज़ की जाती है, उसके लिए शॉर्टकट की जाती है F11। क्या यूज़ की जाती है, F11। बाकी किस लिए यूज़ की जाती है, F12 सेव एज, F5 रिफ्रेश और F3 आई थिंक सर्च के लिए ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच डेटा टाइप इज़ नॉट इन MS Excel। MS Excel कौन सा डेटा टाइप नहीं, करेंसी है, लेबल नहीं होता है, इसका मतलब यही डेटा टाइप होता है, नंबर भी होता है। द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन द अर्ली बाय बजाने स्टॉपसेल्स। कब बनी थी, 1980 के अंदर। द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर डज नॉट इंक्लूड। बेसिक कंप्यूटर के इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU। बताओ, पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या हो गया, ये आपका कंप्यूटर है और इसको एडिशनल जोड़ने वाली जो डिवाइसेस है उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। तो इसके अंदर आपका CPU इनबिल्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दिया है आपको, कितने वर्ग है इसके अंदर। तो वर्ग निकालने की आपको ट्रिक पता है, कैसे काउंट करेंगे, ब्लॉक काउंट करें, कितने 1 2 3 और 4, और यहाँ कितने ब्लॉक हो जाएंगे आपके पास 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो गया 10, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 क्या हो गया 3। इनको इंटू करना है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 30। ये क्या हो गया आपके पास वर्ग। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद A और B एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। सूर्योदय किधर होता है, इस साइड ही होता है ना, पूर्व की साइड ही होता है, आपके उधर पश्चिम की तरफ तो नहीं होता है। तो ये डायरेक्शन ध्यान रखना है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस साइड पूर्व सूर्य होता है, इसलिए मैं इस साइड लिख रहा हूँ। यदि B की परछाई A के ठीक बाएं पड़ रही है, अब A के बाएं किसकी परछाई पड़ रही है, B की पड़ रही है, इसका मतलब A किधर देख रहा होगा, इस साइड देख रहा होगा, ये हो गया आपका A। तभी तो इसके बाएं क्या हो गया, B की परछाई है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। तो B की परछाई किधर पड़ रही है, A के बाएं इस साइड पड़ रही है। अब क्या पूछा है, तो A का चेहरा, देखिए इसके अंदर क्या दिया है, तो A का चेहरा
किस दिशा के ठीक विपरीत है? ए का चेहरा किस दिशा की ठीक विपरीत है? ए का चेहरा भी किस दिशा के अंदर है? नॉर्थ। और ये किसके विपरीत है? साउथ मतलब दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। किस दिशा के विपरीत है भाई? साउथ के विपरीत है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा, आपको गोल गोल घूमना नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। कुछ बैग ट्रोलियाँ है, कुछ ट्रोलियाँ बेल्ट है। तो यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ बैग क्या है आपकी? ट्रोलियाँ। ये हो गया ट्रोलियाँ। कुछ ट्रोलियाँ बेल्ट है, कुछ ट्रोलियाँ क्या है आपकी? बेल्ट। कोई बेल्ट मशीन नहीं है। कोई भी बेल्ट क्या नहीं है? मशीन नहीं है। तो ये क्या है? कोई भी बेल्ट मशीन नहीं है। अब पूछा है निष्कर्ष, कोई ट्रॉली मशीन नहीं है। अब बताओ, ट्रॉली और मशीन के अंदर कुछ भी संभावना है क्या? ये ट्रॉली है और ये मशीन है, इनके अंदर संभावना है? हाँ है, क्योंकि बेल्ट के लिए मना किया है, बाकी तो किसी के लिए मना किया ही नहीं। संभावना है, तो निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। बैग और मशीन के अंदर कोई संभावना है? बैग और मशीन के अंदर संभावना है, तो ये क्या हो गया? निष्कर्ष आपका गलत। तो ऑप्शन देखिए, यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। किसका? 66 का, ये डी। नेक्स्ट देखिए 67 क्वेश्चन। पूजा को अच्छी तरह याद है कि उसने दुकान से कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी। तो यहाँ पे आ जाइए, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी। मंगलवार का बाद मतलब बुधवार, गुरुवार, और शनिवार से पहला मतलब इन तीनों दिन की खरीदी। ओके, शनिवार से पहले और मंगलवार के बाद। दुकानदार को अच्छी तरह याद है कि उसने वस्तु गुरुवार के बाद लेकिन रविवार से पहले खरीदी। गुरुवार के बाद मतलब, गुरुवार के मतलब शुक्रवार से, और रविवार के पहले मतलब यहाँ आके अपन रुक जाएंगे, रविवार से पहले और शुक्रवार के बाद। अब देखिए, निश्चित रूप से उसने वस्तु किस दिन खरीदी? इंटरसेक्शन का हो रहा है फ्राइडे। आंसर क्या हो गया आपका? शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? अब क्या पूछा है? 2 और 3 बजे के बीच पूछा है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? 2 और 3 बजे के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? ठीक है, तो 5 मिनट की दूरी कब होगी? देखिए यहाँ पे, तो 5 बजे इसकी शॉर्ट ट्रिक से हम कर देते हैं, है ना। तो मैं मान चल के देता हूँ, आपने शॉर्ट ट्रिक सारी पढ़ रखी है, तो आप बता दो मेरे को। एक तो ये है 12, 1, 2 और 3, और मिनट की सुई क्या होगी 2 बजे पे? 5 मिनट, है ना। 2 बजे के ऊपर मिनट की सुई क्या होगी? 1, 2, तो कितने पे होगी? 10 के ऊपर होगी, है ना। या 5 या 10 मिनट 15 मिनट, तो ये क्या होगी? 10 के ऊपर होगी। तो ये होगी आपकी 10 के ऊपर। तो क्या पूछा है? 5 मिनट पहले क्या हो गया? ये आपका 5, और 5 मिनट बाद क्या हो गया यहाँ पे? 15। अब क्या करेंगे हम? 12/11 इंटू 5, और क्या हो जाएगा? 12/11 इंटू 15। देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। 12×5 60/11, ये क्या हो जाएगा? 11×5 55, 5/11, और ये क्या हो जाएगा? 150 180/11। तो ये क्या होगा? एक बार जाएगा, और 11 70, तो 6 बार चला जाएगा 66, और 4/11। ठीक है, तो देखिए आंसर आ चुका है 5 से 5/11 और 16 से 4/11। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, जिसको ये लॉजिक समझ में नहीं आया है उसका तो ये है कि आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़नी पड़ेगी, और बाकी नहीं आया तो उस थीटा से कर सकते हैं। थीटा डिग्री इज इक्वल टू 11/2m - 30h। तो यहाँ पे देखिए थीटा दिया हुआ नहीं है, डिग्री यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है। तो मिनट के कांटे के अंदर आप बताइए मेरे को। देखिए यहाँ पे 60 मिनट घूमने के लिए उसको कितने डिग्री लगते हैं? 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट घूमने के लिए उसको कितने डिग्री लगेंगे? 6 डिग्री। तो 5 मिनट के लिए उसको कितना लगेगा? 6 × 30, कितना लगेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू पुट कर लीजिए 30 डिग्री, और
यहाँ पे मिनट की जगह मिनट आपको निकालना है और हावर की जगह क्या पुट करना है, आपको 2 पुट करना है। तो यहाँ एक बार आपको 30 डिग्री पुट करना है, 30 पुट करना है, और एक बार आपको क्या रखना है, -30 रखना है। ठीक है, तो मैं इस वाले तरीके से नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्टकट आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन करने का तरीका ये है। तो आपको क्या करना है, जो भी टाइम दिया हुआ है उसका मिनट का कांटा कहाँ रहता है, 10 पे रहेगा, और 5 मिनट का गैप दिया हो तो 5 मिनट पहले जाइए और 5 मिनट बाद जाइए। उसको 12/11 इंटू करना है, 12/11 से आपको क्या करना है, उसको इंटू करना रहता है और आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और नहीं बताइए तो आपको सर को बोलिए कि वो शॉर्ट ट्रिक सिखाए आपको। नेक्स्ट देखिए, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कौन किसके सामने, यहाँ देखोगे 2 3 5 1 3 5, तो यहाँ से देखिए 3 5 3 5 कट गया, तो 2 के सामने कौन हो गया, 1 आ गया। फिर देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 2 कॉमन है, तो 5 के सामने कौन आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। और अब तो कौन सा बचा है बताइए, 3 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है। अब ये किसी में बनना हो तो बता दीजिए। 1 के सामने 2 है, तो देखिए 1 के सामने 2 है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि 1 के सामने 2 के लिए 1 छोड़ के 1 होना चाहिए। 1 के सामने 2 ये भी नहीं हो सकता, 1 के सामने 2 ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे 1 के सामने ये 2 है, 5 के सामने 4 है, और बचा क्या, 3 के सामने 6 है, 3 के सामने 6 है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप कर पा रहे होंगे। देखिए सारे प्रैक्टिस का खेल है रीजनिंग के अंदर। तो विच शेल इज़ द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट टू यूज़, कौन सा शेल मोस्ट कॉमन है और बेस्ट यूज़ किया जाता है, कौन शेल, सी शेल, बोन शेल, बेस शेल। तो इसका आंसर है वो कि आपका बेस शेल है। ध्यान रखना, बेस शेल सबसे सिंपल और अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, बेस्ट शेल है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। फर्स्ट लाइन इन शेल स्क्रिप्ट बिगिन विथ एज अ रूट, ध्यान रखना अगर आप एज अ रूट लॉगिन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले इनमें से कौन सा सिंबल आएगा, तो वो आएगा आपका हैश। पर ध्यान रखना अगर आप एज अ यूज़र नॉर्मल यूज़र लॉगिन कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा आएगा, डॉलर आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सपोज दैट अ प्रोसेस इज ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम IO सर्विसेज, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू। तो ये कई बार मैंने समझा रखा, देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये आपका न्यू स्टेट है प्रोसेस का, उसके बाद आपका होता है रेडी स्टेट, उसके बाद होता है आपका रन स्टेट या रनिंग स्टेट, और यहाँ हो जाएगा आपका प्रोसेस अगर सब कुछ सही तरीके से रहा। पर अगर मान लिया IO रिक्वेस्ट आ गई तो प्रोसेस रनिंग स्टेट से कहाँ जाएगा, ब्लॉक स्टेट में, और ब्लॉक स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाता है, फिर से रेडी स्टेट में। यही पूछा गया है कि जब भी प्रोसेस आपका ब्लॉक स्टेट से वापस रिज्यूम होता है तो कौन सी स्टेट के अंदर जाता है, कौन सी स्टेट के अंदर जाता है, रेडी स्टेट के अंदर। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डैश रिटर्न्स रो आफ्टर कंबाइनिंग 2 टेबल्स बेस्ड ऑन कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यू के आधार पे क्या करता है, ये आपकी रो रिटर्न करता है। तो देखिए ये आपकी एक टेबल T1 है और एक टेबल क्या आपकी T2, T1 टेबल T2 टेबल, इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक बड़ी टेबल बनाते हैं, क्या हो जाएगी T3, डेटा निकालने के लिए ना। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, जॉइन, इसे हम क्या बोलते हैं, जॉइन। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आपके पास जॉइन होते हैं। यहाँ पे जैसे इक्वी जॉइन होता है, नेचुरल जॉइन होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन होता है, राइट आउटर जॉइन होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये DBMS के अंदर इन डेप्थ की चीज़ है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड्स। अब इनमें से आपको बताना है कि भाई TCL कमांड इनमें से कौन कौन सा है। तो देखिए प्रीवियस जो मॉक टेस्ट था उसके अंदर भी मैंने डाला था, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि भाई आपके TCL कमांड कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया DQL कमांड कौन से होते हैं, DML कमांड कौन से होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था आपके TCL कमांड कौन से होते हैं, DCL कमांड कौन से होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके DDL कमांड कौन से होते हैं, DDL। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर ये सारे कमांड मेरे को लिखने हैं। TCL कमांड आपके कौन कौन से, ट्रांजिशन कंट्रोल, ग्रांट और रिवोक, ग्रांट और रिवोक है। अगर DCL की बात करूँ तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कमिट, रोल बैक, और क्या हो गया आपके पास, सेव पॉइंट।
DML की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डेफिनेशन की बात करूँ तो आपके क्या आ जाएगा, क्रिएट, ठीक है, अल्टर, मॉडिफाई, ट्रंकेट, और DQL के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, सेलेक्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अरेंज द इंजन्स बाय देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। इन इंजन को आपके ईयर ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, याहू सबसे पहले आपका आया था और वो आया था 1994 के अंदर। फिर उसके बाद जो आपका आया वो आस्क इंजन आया, ये आया आपके 1996 के अंदर। फिर आया गूगल, कब आया, 1998 के अंदर। और फिर आया बिंग जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और वो कब आया आपके 2009 के अंदर। तो आप अरेंज कर दीजिए, आप फटाफट से देखिए। सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। 2 3 4 1 इसका आंसर है सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखिए, प्रेटी गुड सर प्राइवेसी PGP इज यूज्ड इन। ये जो इम्पोर्टेंट है प्रोटोकॉल, और ये जो क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम के अंदर दिया कि PGP के बारे में, मतलब इस क्वेश्चन की पता नहीं क्या है, जो एग्जामिनर उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है प्रोटोकॉल। हर समय एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है PGP। तो ब्राउज़र में, ईमेल में, FTP है, वाईफाई में, तो इसका हम यूज़ करते हैं ईमेल के अंदर। कहाँ करते हैं, ईमेल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पब्लिक। एक बिजनेस से जनरल पब्लिक को सेल करा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बिजनेस टू कस्टमर। क्या बोलेंगे, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर के आपका एग्जांपल क्या हो गया, आपके स्नैपडील हो गई, आपके अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई। ये सारी की सारी आपकी क्या है, बिजनेस टू कस्टमर के एप्लीकेशन से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। प्राइमरी एलिमेंट है कंप्यूटर चिप, जिसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा है, सिलिकॉन, कार्बन, आयरन, यूरेनियम। कौन सा है, सिलिकॉन का हम यूज़ करते हैं, और वो कहाँ करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपने पढ़ा हो तो सबसे ज़्यादा आपका जो सिलिकॉन है, जिसके ऊपर जर्मेनियम का हम यूज़ करते हैं, है ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है, वो चाइना के अंदर। और चाइना ने अभी क्या कर दिया है कि इसका सिलिकॉन का जो एक्सपोर्ट है, जर्मेनियम सिलिकॉन का, वो 50% तक कट ऑफ कर दिया। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर आपको जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो भी डिवाइसेस बन रही है ना, उन सब के भाव आपको क्या मिलने वाले, बढ़े हुए मिलने वाले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है या इनपुट। माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट। ठीक है। लाइट पेन कौन सा डिवाइस है, इनपुट। आउटपुट डिवाइस है पूछा गया है ना, वीडीयू जो आपका मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो क्या है आपका आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अच्छे क्वेश्चन है ये। स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पाई चार्ट तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। किसी संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, 800 दी हुई है। बस आपको इसका ध्यान रखना है। और अब हमें क्या पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है। तो हमारा प्रश्न और दोनों अलग अलग हो गए। HR विभाग में कार्यरत में महिलाओं तथा HR विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुपात बताए। तो HR विभाग में कार्यरत महिलाओं, ठीक है, और HR विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, कुल कर्मचारी निकाल लेते हैं। HR कहाँ है, ये रहा। तो अब बताइए टोटल कितने कर्मचारी है, 800। तो इसका 10% कितना हो गया, 10% मतलब 1 0 चला गया। तो ये क्या हो गया, इसका 10% मतलब 80 कर्मचारी। तो इसका 5% कितना हो गया, 40 कर्मचारी। कुल कर्मचारी कितने हो गए, 40। अब क्या पूछा गया, महिलाओं का। तो यहाँ देखिए HR के अंदर यहाँ दिया हुआ है पुरुष। तो अगर मैं -12 करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 28। हमें क्या पूछा गया, महिलाओं कर्मचारियों और टोटल जो कर्मचारी उनका रेशियो। तो महिला कर्मचारी कितनी है, 28। तो टोटल जो कर्मचारी कितना है आपके पास, 40। तो देखिए 4 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 7:10। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 7:10 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले आदमियों की संख्या। ठीक है, मार्केटिंग विभाग में काम करने आदमियों की संख्या, तो ये रही भाई 165 की संख्या। मार्केटिंग विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या निकालना है, जो मार्केटिंग विभाग के अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं, मतलब मेल काम कर रहे हैं, बटा कुल कर्मचारी, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारी। अब मार्केटिंग विभाग में टोटल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं इंटू 100। तो चलिए मार्केटिंग विभाग में चलते हैं। ये कितना है 24%। तो टोटल एम्प्लॉई है हमारे 800। 800 का 10% कितना हो गया हमारे पास 80, और फिर से 10% कितना हो जाएगा हमारे पास 80, तो 160। तो ये तो हो गया हमारे पास 20%। ठीक है ना। और हमें क्या करना है यहाँ पे, अब 4% और चाहिए। तो 4% क्या हो जाएगा 8 × 4 मतलब 132। तो प्लस कर दो 32, ये क्या हो जाएगा 192। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास 192। ये समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, आपको परसेंटेज आने चाहिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर दो 800 × 24/100 और इसको काट लो और 8 × 24 कर दो, ये आएगा 192। ओके, तो देखिए मेल कितने दिए हुए हैं यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर 165, और टोटल जो कर्मचारी है वो कितने दिए हुए 192। और इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये परसेंटेज आएगा 85 पॉइंट समथिंग, 85% और कुछ आएगा। और अगर हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास नियरेस्ट जो फिगर है 85 और ऊपर का वो क्या हमारा 86%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 86% आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल दिए हुए हैं, अगर आपने सोल्व किए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या। अब आईटी विभाग में महिलाएं कितनी काम संख्या, तो आईटी विभाग में कार्यरत फीमेल की संख्या और कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। कुल कर्मचारी कितने हैं हमारे पास 800, इसी का ही निकालना है ना कुल कर्मचारी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो आईटी विभाग के अंदर चलते हैं 20%। 20% का मतलब क्या हो गया 160 कर्मचारी हो गए। ओके, और हमें चाहिए महिला, तो पुरुष कितने दिए हुए यहाँ पे 74। तो -74 कर दो, ये क्या हो जाएगा 10 में से 4 गए तो 6, और 15 में से 7 गए तो क्या बच गया यहाँ पे 86। क्या बच गया यहाँ पे 86। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 86/100 × 100। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10.75%। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.75%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मार्केटिंग विभाग में कार्यरत पुरुषों तथा औरतों की संख्या में अनुपात बताएं। अब देखिए मार्केटिंग विभाग में पुरुष की संख्या तो दे रखी है, तो मार्केटिंग विभाग के मेल की संख्या और मार्केटिंग विभाग की औरतों की संख्या, मार्केटिंग में कार्यरत पुरुषों तथा औरतों की संख्या में अनुपात बताएं। ठीक है, तो बता देते हैं फटाफट। पुरुष कितने हैं यहाँ पे मार्केटिंग विभाग के अंदर आपके 165, और औरतें कितनी है मार्केटिंग विभाग में टोटल कर्मचारी थे आपके 192। तो 192 में से आप 165 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5, 6, 7 और ये क्या हो गया 27। तो ये कर दिए। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 50:9। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 50:9 करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को इसके ऊपर डाउट भी आ रहा था कि सर ये कैसे करेंगे। देखिए इसका सीधा सा लॉजिक ये है, आप ये मान के चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कंडीशन नम इज़ नॉट इक्वल टू 65 कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय। आपको क्या पूछा है कि नंबर की वैल्यू 65 नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा गया है, नंबर की वैल्यू 65 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ऐसा करते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इफ़, और इफ़ के अंदर ये सारी की सारी कंडीशन लगेगी ना। हमें चाहिए इफ़
नम इज़ नॉट इक्वल टू 65, तो क्या होना चाहिए, अंदर वैल्यू इनपुट होनी चाहिए, बाकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए, इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो देखिए नम इज़ ग्रेटर देन 65 और नम इज़ लेस देन 65, क्या है बिल्कुल सही है। हाँ, इसके अंदर किसी भी कंडीशन में जो आपके नंबर की वैल्यू है वो 65 के बराबर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो आपका इससे रिप्लेस हो सकता है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नम इक्वल टू 65। आपको इसके अंदर क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है कि 65 वैल्यू पुट करिए। अगर 65 वैल्यू रखने के बाद अगर ये इसके अंदर जा पा रहा है, इसका मतलब वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नम इक्वल टू 65, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर की वैल्यू क्या हो गई 65, तो यहाँ पे 65 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा ना। पर यहाँ देखिए बाहर क्या लिया हुआ है, नोट, नोट का मतलब ओवरऑल क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बताइए, अब ये ओवरऑल फॉल्स रिटर्न करेगा तो क्या इस इफ़ के अंदर ये जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या आपके इक्विवेलेंट है, ये और ये दोनों क्या आपको इक्विवेलेंट है। हमें ये देखना है कि किसी भी कंडीशन के अंदर इस लूप के अंदर वैल्यू नहीं जानी चाहिए 65 रखने के ऊपर। अगर 65 रखने ऊपर वैल्यू जा रही है, इसका मतलब वो इससे रिप्लेस नहीं हो सकता है। हमें क्या उल्टा पूछा गया ना, इसलिए आप शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नम माइनस 65, तो यहाँ पे वैसे वैल्यू रखिए 65 माइनस 65 क्या हो गया 0, इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही, फॉल्स, फॉल्स आ रही है। इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या आ रही, फॉल्स, तो अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। अब आ जाइए नोट नम माइनस 65, अब यहाँ रखिए 65 माइनस 65 क्या हो गया 0, मतलब फॉल्स, और आगे क्या है, नोट है। अब बताइए जब नोट फॉल्स होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इफ़ ट्रू, ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ नोट नम माइनस 65, और यहाँ पे वैल्यू है, ये पूरा का पूरा क्या वैल्यू करेगा, ट्रू, ट्रू करेगा तो ये क्या करता जाएगा, अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब 65 हम रख रहे हैं तो ये अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा इसके बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आई बात। और यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रू का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे भी क्या रिटर्न कर रहा है आपको, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका जो भी अगर आप 65 डालोगे तो ये इसको आपको इस लूप के अंदर या इफ़ केस के अंदर ये एंट्री दे रहा है। इसका मतलब हम इसको इससे रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसका जस्ट उल्टा है, कॉन्ट्रा है। ओके, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, मुझे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। तो गीगाबाइट के बराबर क्या है, 1024 बाइट, 512 GB, 1024 MB और 1024 बिट। क्या हो जाएगा 1024 MB। द यूज़ ऑफ IC इन अ कंप्यूटर हैज़। तो IC का यूज़ क्या करता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हिटिंग, रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर, रिड्यूस द पेरिफेरल डिवाइस टू बी यूज और रिड्यूस द परफॉर्मेंस कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए IC का उपयोग करने से क्या हो गया, उसकी जो साइज़ थी मेन कंप्यूटर की वो क्या हो गई, कम हो गई, और कॉस्ट भी क्या हो गई, कम हो गई। क्वेश्चन देखिए, अ प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम एंड हैज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ देखिए प्रिंटर के बारे में पूछा गया है। तो प्रिंटर आपको पता होना चाहिए, दो तरह के प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर फिर से दो तरह के हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और क्या हो गया आपके पास, लाइन प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल कौन सा है आपका, डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर का एग्जांपल कौन सा है आपका, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, और क्या हो गया आपके पास, ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो गया आपके पास पेज प्रिंटर, जिसके अंदर आपके पास है ये लेज़र प्रिंटर, और आपके पास है इंकजेट प्रिंटर, और क्या हो गया आपके पास थर्मल प्रिंटर। तो ये सारे अक्सर आपको याद होना चाहिए। अब उसमें क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा गया है वन लाइन प्रिंट करता है। तो यहाँ देखिए आप ऑप्शन मैच करिए, लाइन वाला एक ही मैच कर रहा है, वो है आपका ड्रम प्रिंटर। तो ये होगा आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा लेवल अप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रे कोड ऑफ नंबर 7, इसका ग्रे कोड क्या है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो बाइनरी में ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 1 1 1,
देखिए 0 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आंसर देखिए 4 बिट के अंदर है। अगर ये आंसर 4 बिट में नहीं होता तो मैं इन तीनों से भी कर सकता था। ओके, और जब भी आपको ग्रे कोड पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए 1 1 और 1, ये 8 डिजिट आ जाएगा 0, और इन दोनों को क्या करना है, आपको एक्सोर करना है। क्या करना है, एक्सोर। अब देखिए एक्सोर का मतलब क्या है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 पे देगा 0, 0 1 पे देगा 1, 1 0 पे देगा 1, और 1 1 पे देगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 1 क्या देगा, यहाँ पे 1, 0 1 क्या देगा 1। फिर देखिए 1 1 क्या देगा, एक्सोर हम करेंगे तो 1 1 क्या दे रहा है, यहाँ पे 0। फिर देखिए 1 1 क्या दे रहे हैं, एक्सोर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके 0 1 0 0। अगर यही आपसे पूछा जाए कि भाई, अब देखिए ये वाला जो हमारे क्या था नंबर, बाइनरी था, और ये क्या था आपके पास ग्रे को। ये पूछा जाए कि ग्रे को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसका प्रोसेस भी देख लीजिए। ये एज इट इज रखना है 0। अब आपको इस तरीके से करना है एक्सोर। ये 0 और 1 का एक्सोर क्या होगा, यहाँ पे 1 एक्सोर, 1 और 0 का एक्सोर क्या होगा 1, यहाँ एक्सोर करना है। 1 और 0 का एक्सोर क्या होगा 1। ठीक है, तो वापस नंबर आ गया ना ये, इसका मतलब हमने जो किया बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के आधार पर टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, रिमोट, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, रिमोट। द डेज कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाँ, व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन MS एक्सेल। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में पूछा गया है। यह चाइल्ड टेबल के देखिए, इट अलाउज एंटर अ वैल्यू इन फॉरेन की फील्ड ऑफ अ चाइल्ड टेबल इफ दैट वैल्यू एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अगर आपकी फॉरेन की टेबल के अंदर ये आपके अलाउ करता है वैल्यू को इनपुट कराना, अगर वो वैल्यू आपकी कहाँ है, प्राइमरी की के अंदर मौजूद है। तो बताओ ये सही है या नहीं, बिल्कुल आपका ये सही है। तो ध्यान देना यहाँ पे, देखिए ये आपकी एक टेबल है, दूसरी टेबल है, यहाँ पे ये आपकी प्राइमरी की है, और यहाँ पे हमने बनाना है इसको फॉरेन की। ये जो रेफरेंस ले रही है वो यहाँ से ले रही है, इससे है ना, इस वाले कॉलम से। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है 1 2 और यहाँ पे कोई वैल्यू 1 2 3, तो अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे मौजूद है पर यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो यहाँ वैल्यू है वो प्राइमरी की के अंदर होनी ही चाहिए, तभी हम इसके चाइल्ड बन सकते हैं ना। वही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। इट डज नॉट अलाउ टू एंटर वैल्यू इन फॉरेन की फील्ड ऑफ द चाइल्ड टेबल इफ दैट वैल्यू एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल। नहीं, अगर प्राइमरी की के अंदर वैल्यू है टेबल के अंदर तो वो उससे फॉरेन की के अंदर आराम से डाल सकता है। तो ये तो हो गया फॉल्स, ये इसका जस्ट उल्टा हो गया। It does not allow to enter value in the primary key field of a child table if that value exists in the foreign key of the parent। अगर फॉरेन की के अंदर वैल्यू है और प्राइमरी टेबल के अंदर इनपुट करना अलाउ नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात, वैल्यू प्राइमरी की के अंदर होगी तो ही आपकी फॉरेन की के अंदर जाएगी। तो ये भी क्या आपका फॉल्स। इसका सही आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ टू कन्वर्ट अ टेबल इनटू टेक्स्ट इन वर्ड 2010। तो इसका 92 का आंसर क्या है, लेआउट बटन, डेटा ग्रुप और कन्वर्टेबल। तो ये आपको MS ऑफिस अच्छा से पता होना चाहिए, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट। इसमें कौन सा सेक्शन नहीं है, कौन सा सेक्शन नहीं है, लिस्ट वाला सेक्शन इसके अंदर नहीं है। स्लाइड शो अवेलेबल ऑन प्रेजेंटर ऑप्शन इंक्लूड ऑल ओनली द फॉलोइंग एक्सक्लूडिंग। सारे होते हैं, किसके अलावा। तो देखिए 94 के अंदर क्या है, आउटलाइंस नहीं होती है। तो देखिए मैं MS ऑफिस के बहुत ही कम क्वेश्चन डालता हूँ। डेज इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज। अगर दो एंटिटीज है उनके बीच में इनमें से कौन सा एसोसिएशन है, रिश्ते निभाने का काम करता है, तो ये क्या है, रिलेशनशिप।
एंटिटी क्या होती है, जैसे ये स्टूडेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी। और यहाँ पे क्या है, कोर्स, तो ये क्या हो गया, कोर्स एंटिटी, ठीक है। और स्टूडेंट का नाम है, ये क्या हो गया उसका एट्रीब्यूट। और यहाँ पे कोर्स का नाम है, तो ये क्या हो गया इसका एट्रीब्यूट। और इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप। इसके बारे में पूछा गया है। इन DBMS यू कैन क्रिएट अ फाइल, डिलीट अ फाइल, रिट्रीव फाइल। क्या DBMS के अंदर तीनों चीज़ें आप कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हैं, सारे सही है। रेडी टू यूज़ पिक्चर आर प्रोवाइडेड बाय वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ऑटोशेप। तो जो पिक्चर पहले से ही है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, क्लिप आर्ट के अंदर मिल जाएगी। विच फॉर्मेट कांट एडेड इन MS पावर पॉइंट। कौन सा यूज़ नहीं किया, JPG नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, JF किया जा सकता है, वेव किया जा सकता है, HTML का हम यूज़ नहीं कर सकते किसमें, MS पावर पॉइंट में। विच अमंग द फॉलोइंग, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ इक्वल टू नहीं है वही इसका आंसर है। और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन MS एक्सेल। कौन सा फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, सम, एवरेज, काउंट और मैक्स। तो ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। यहाँ पे AVG की जगह क्या होता है, EVERAGE, ये इसका फंक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए जो पेपर पैटर्न बन रहा है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप स्टूडेंट्स को ज़रूर बोलिए कि ये यहाँ जो मॉक टेस्ट डिज़ाइन की जाती है बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो देखिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।